भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जो पहला अधिकार है वह राइट टू इक्वालिटी है, जो आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 यह बताता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं, यानी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। वो सिटीजन हो, कोई कॉरपोरेशन हो, फॉरेनर हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं। जो कानून अगर कुछ इलीगल एक्ट करते हैं तो ऐसे में कानून के नज़र में उन्हें एक समान रखा जाएगा और उसी समान उन्हें उस ऑफेंसेस के लिए दंड दिया जाएगा। यह आता है फ्रेंड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ से, जो कि एक निगेटिव अप्रोच है। यह प्रोहिबिट करता है कोर्ट को कि वह अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी के साथ न करे। वो कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और उन्हें एक नज़र से देखा जाए। वहीं आर्टिकल 14 यह डिमांड करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे दो लड़के हैं, एक 5वीं क्लास में, एक 5 वर्ष का है और एक 20 वर्ष का है। क्या दोनों के ईटिंग पैटर्न सेम होंगे? क्या दोनों के एक्सपेंसेस सेम होंगे? अगर वह सेम नहीं होंगे तो उन्हें इस तरह से क्लासीफाई किया जाए कि वह इक्वल हो सके। इस तरह से क्लासिफिकेशन का पैटर्न सामने आता है। जैसे महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जाए नर्स बनने में अथवा टीचर बनने में, वहीं जो हार्ड वर्क वाले काम है उनमें मेंस को लगाया जाए। तो यह एक क्लासिफिकेशन करता है कि वह वहाँ पे अच्छे तरीके से या रैशनली वो काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक क्लासिफिकेशन किया जाए। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ यह शो करता है कि हमें एक इंटेलिजेंट क्लासीफाई करें, और अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो उसे लॉ अनुमति देता है। इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन को कैंसिल करता है। वहीं क्लासिफिकेशन अगर रीजनेबल है या इंटेलिजेबल डिफ्रेंशिएशन है तो उस क्लासिफिकेशन को यह अनुमति प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 15। किसी भी व्यक्ति से रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एवं बर्थ प्लेस इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है एवं इसके अलावा भाषा, निवास स्थान इसके आधार पर विभेद किया जा सकता है। आर्टिकल 15(2) 15(1) को और आगे बढ़ाती है एवं यह बताती है कि कोई राज्य तथा व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी अन्य से इनके अलावा, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस के अलावा दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों या मनोरंजन के स्थलों पर, ऐसी जगहों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। वहीं राज्य स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई कुआं है, तालाब है, स्नान घाट, रोड, ऐसी जगहों का यूज करने से किसी अन्य व्यक्ति को या तो स्टेट और या फिर कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15(3) राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन, उनके विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना, महिला कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम, महिला आयोग की स्थापना, बच्चों से चाइल्ड लेबर ना करवाना। ये सब दोस्तों आर्टिकल 15 के अंतर्गत दिया गया है ताकि बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सके। आर्टिकल 15(4) फ्रेंड्स यह प्रोवाइड कराता है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए, जिनका रिप्रेजेंटेशन समाज में उतना नहीं है, उनके लिए प्रोवाइड कराना। जैसे रिजर्वेशन हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें उनके एडमिशन कराना, इसके लिए रिजर्वेशन हो तो यह आर्टिकल 15(4) प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, यह पहला अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि 1951 में हुआ था। यह मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन के मामले में यह निर्णय दिया गया था और इसके बाद इस एक्ट को लाया गया है। आर्टिकल 15(5) 15(4) को आगे बढ़ाते हुए स्टेट को यह पावर देता है कि प्राइवेट संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में राज्य के जो भी सामाजिक और आर्थिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उनके बारे में विशेष प्रोविज़न करके रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है, यानी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे बराबर की हिस्सेदारी सभी को मिलेगी। 16 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस
डिसेंट एवं रेसिडेंस के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। स्टेट अपने लिए कुछ मापदंड रख सकती है, कुछ एलिजिबिलिटी रख सकती है, जैसे डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, फिजिकल फिटनेस, जिनके पूरा होने पर ही एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। आर्टिकल 16(3) आर्टिकल 16(2) का एक एक्सेप्शन है। यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि लॉ द्वारा किसी राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य के निवासी को प्रमोशन दे या उस राज्य के निवासी को एक्सेप्ट करें। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ का कुछ क्षेत्र जैसे बस्तर दंतेवाड़ा के क्षेत्र हैं, वह काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट यह कर सकती है कानून के अनुसार, जो कि आर्टिकल 16(3) में दिया गया है कि बस्तर दंतेवाड़ा के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की सुविधा ज़्यादा हो और उन्हें आसानी से मिल सके, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन वहाँ पे कम है। तो यह आर्टिकल 16(3) इसकी अनुमति देती है। वहीं आर्टिकल 16(4) पिछड़े वर्गों यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 16(4) के तहत राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण किया जा सकता है और जाति भी एक सामाजिक वर्ग है। यदि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 16(4) के प्रयोजन हेतु पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल सकता है। इंदिरा साहनी केस इसमें एक बड़ा जजमेंट है, जिसके अनुसार आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। यह फ्रेंड्स जो 9 बेंचेस थी उनमें 6-3 के बहुमत से यह पास किया गया था। वहीं आर्टिकल 16(4)(a) यह राज्य को शक्ति देती है कि अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकें। ये आर्टिकल 16(4)(b) बैकलॉग वैकेंसीज के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 16(5) के अनुसार रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को राज्य को अनुमति देता है, यानी आर्टिकल 16(1) को यह काउंटर करता है। यहाँ अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे कोई वैकेंसीज हैं जो कि पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए ही हैं, तो वहाँ पे यह एक्सेप्टेबल होगा। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी हिस्टोरिकल केस में लिया गया है और इसका एकमात्र मकसद यह है कि कुछ वर्ग जो SC हैं, ST हैं, जिन्हें पुराने समय में या हिस्टोरिकल टाइम पे बाइफरकेट या अलग रखा गया है, उन्हें मेन लीड या मुख्य धारा में उनको लाना। तो ऐसे में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को पूर्णतः समाप्त करना और उसे किसी भी रूप में अपने आचरण में लाना, इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। और इसके लिए जो ऑफेंसेस या जो नियम बनेगा वह आर्टिकल 35 के अंतर्गत अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 17 केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को बताता है। इसके द्वारा राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 18(1) यह कहता है कि मिलिट्री और एकेडमिक के क्षेत्र में टाइटल देने के सिवाय और कोई उपाधि या टाइटल राज्य प्रोवाइड नहीं करेगा। आर्टिकल 18(2) के अनुसार कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, मिलिट्री और इसको एकेडमिक के सिवाय। वहीं आर्टिकल 18(3) ऐसे विदेशी व्यक्ति फॉरेनर जो भारत में किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो या यहाँ एम्प्लॉय हो, वह विदेश से ग्रहण या कुछ टाइटल तभी ग्रहण कर सकते हैं जब वह राष्ट्रपति से इसकी सहमति ले। जाहिर सी बात है, ये निर्देशात्मक है, इसकी अवहेलना करने पर दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 18(4) किसी विदेशी राज्य से मिलने वाले कोई प्रेजेंट हो या एमोल्यूमेंट हो या ऑफिस हो, यह भी भारत का व्यक्ति तभी लेगा जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बाहर से विदेशों से कोई भेंट या प्रेजेंट नहीं लिया जाएगा। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री
अलंकरण में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी यह टाइटल नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है तो यह एक्सेप्टेबल है। तो यह था दोस्तों राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आशा करता हूँ आपको आज जानकारी कुछ मिली होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स।